बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट लतीफ़ खान यूसुफज़ई। प्रोग्राम सच का आईना लेकर जीवन न्यूज़ स्टूडियो से, जीवन न्यूज़ स्क्रीन पर आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत, तवील ज़िंदगी सियासत में गुजरी, आवाम की खिदमत में, साबिक मेंबर कौमी असम्बली और साबिक नाज़िम आला डिस्ट्रिक्ट मर्दान जनाब हिमायतुल्लाह मायार साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद अली शाह हक्कानी साहब, सीनियर नायब अमीर हैं तहसील मर्दान के लिए और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, और साबिका उम्मीदवार हैं PK-50। हम आपको भी हज़रत साहब खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। दोनों मेहमानों को जीवन न्यूज़ स्टूडियो में दिल की गहराइयों से खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो एक मरतबा फिर, क्योंकि हमारा इब्तिदाई प्रोग्राम है, सेटेलाइट की तरफ जाने के लिए हम टेस्ट ट्रांसमिशन जो हमारी हो रही है, उसके बाद ये हमारा ऑन एयर होगा प्रोग्राम, उसमें आप हमारे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं कि जो तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं, चूँकि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या कोई भी हुकूमत जब आती है तो वो अपना एक मंशूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक इंतखाबी वो होता है कि आवाम को देते हैं, लेकिन किस हद तक वो कामयाब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जीवन न्यूज़ का, आपका, कि आपने इस अहम प्रोग्राम में हमें दावत दी और मौलाना साहब और मैं आपके सामने हूँ। इस तरह आपने कहा कि PTI की हुकूमत 2018 में आई है। हम यही समझते हैं कि PTI की हुकूमत लाई गई है और आप देख रहे हैं कि 2018 से आज दिसंबर 2020 है। आप महंगाई की हालत भी देख रहे हैं, आप माशी हालत भी देख रहे हैं। महंगाई की यही हालत है कि आप देख लें कि जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें जो कीमतें थी तो जो निगरान हुकूमत में इसकी कीमतें थी, तो आप देख लें बुनियादी जो ज़रूरत की खुराक की अशिया है, ग़िज़ाई अशिया है, वो बिल्कुल महंगी हो गई है। दुगना तिगुना उसमें इजाफा हुआ उसकी कीमतों में। इस तरह आप देख लें बिजली, गैस, तेल, इसमें देख ले, इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और साथ ही बल्कि जो इकानमी है और बड़ी इम्तिहान से गुजर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कारखाने बंद हो रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। इस तरह इंपोर्ट के हवाले से भी आप देख ले तो उसमें भी हमारा बहुत कमी आई है। तो जिस फ्रंट पर भी आप देखते हैं, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देख लें। सर, आपकी तरफ आऊँगा मैं दोबारा। मैं मेरे साथ मोहम्मद अली शाह हक्कानी साहब तशरीफ़ फरमाए हमारे पास। सर, आपसे जानना चाहूँगा PDM के हवाले से। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब सरबराह हैं PDM के, और PDM का सफ़र दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बुनियादी तौर पर PDM मौलाना साहब क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस मौजू पे हमें बुलाया। हिमायत साहब भी मौजूद है, तो इस हवाले से तो मौलाना साहब का और PDM का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है। शुरू ही से अभी जो PDM की जमातें जितनी भी एक बात पे मुत्तफ़िक़ है, वो यही है कि वो एक बयानिया ऐसा होगा कि दान ली हुई है, दान लीज़दा हुकूमत बनी है। इसके नतीजे में जो अभी हुकूमत की जो नाकामी है वो पूरे कौम के सामने है। वजह यही है कि वो अहल नहीं थे, ना अहलों को लाया गया है। तो इस वजह से अभी मौलाना साहब का जो रिएक्शन है या PDM की जमातों का रिएक्शन है, इस हवाले से कि पाकिस्तान अब इन हालात का मुतहम्मिल नहीं है आगे चलने का। इस वजह से इन्होंने पूरे जितने भी बड़े बड़े इन जमातों के कायदीन हैं उनको इस बात पे आमादा किया है कि अब इसका कोई हल होना चाहिए। तो यही वो उनके जहन में एक हल है कि अब हुकूमत को घर जाना चाहिए, गिरना चाहिए, और इस इंशाअल्लाह
जो 13 दिसंबर पे वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में हमारा जलसा होने वाला है PDM का, तो इंशाअल्लाह ये उन्हीं का एक हम समझते हैं कि उनके लिए ये एक संगी मील बनेगा। हिमायत महर साहब, जिस तरह मोहम्मद अली शाह साहब ने कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली हुई है, धांधली के उसमें हुकूमत आई, आपने भी उसका इशारतन जिक्र किया, आपने भी कहा कि ये हुकूमत लाई गई है, इलेक्टेड नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब ने कहा कि हम इसलिए सड़कों पे निकलें कि अब इस हुकूमत को जाना है। जाने के लिए तो मैं समझता हूँ कि आप ही की गवर्नमेंट जितनी भी थी, पिछली जो गवर्नमेंट आपकी रही है, मौलाना साहब जो हैं वो हर हुकूमत में रहे हैं, तो आपकी तरफ से तो कहा जाता था कि पार्लियामेंट में जो है वो तब्दीली आनी चाहिए, तो फिर आपने सड़कों का रास्ता क्यों इख्तियार किया? आप भी PDM का हिस्सा हैं। बिल्कुल जी, आप देख ले जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, एक तरफ तो उनकी नाकामियाँ है और दूसरी तरफ आपको पता है कि सारी जमातों ने पहले दिन से यही कहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको लाया गया है और लोगों पर मुसल्लत किया गया इस हुकूमत को। अभी अब देख ले PDM ने उसी अपोजिशन पार्टियों ने, जिसमें मौलाना साहब भी थे, अवामी नेशनल पार्टी भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून, इस तरह छोटी बड़ी पार्टी दूसरी भी, वो सब ने कहा था कि सिलेक्टेड हुकूमत है। और अभी उनके अपने साथी भी कह रहे हैं कि अख्तर बेंगल साहब उनके साथ हुकूमत में, हुकूमत से निकल गए, वो भी यही बात कर रहे हैं। इनकी नाकामियों की बात अभी मुस्लिम लीग काप वाले भी करते हैं, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध से ताल्लुक़ रखती है वो भी यही इनकी नाकामी की बात करती है। तो हुकूमत नाकाम भी है और सिलेक्टेड भी है। तो इस मुल्क में अगर हम चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो और तमाम इदारे कानून और आइन के दायरे में काम करे, तो PDM को सपोर्ट करना है और इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना है। तब यही अगर आए, PDM ने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात के जरिए आए, मुज़ाकरात भी करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे के अंदर हो गए। सर मोहम्मद अली शाह साहब, आप बताएं, आपसे मैं जानूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब तक हुकूमत में थे तो हुकूमत की कोई भी गलतियां थी उसको वो कानून और उसमें आइन के नज़र में देखते थे, लेकिन जब वो हुकूमत से बाहर हैं तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत की हर कदम पे, हर फेल पे एतराज़ है। हत्ता कि जैसे कि कश्मीर का जिक्र आपने किया, तो मैं समझता हूँ कि मौक़िफ़ है उनका, आम लोगों का, कि कश्मीर पर पॉलिसी इस टाइम बहुत मजबूत है। और इस तरीके से जो है ना, आपने सलामती कौंसिल में भी उनकी जो है ना प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब आपने सुना होगा कि जो मौक़िफ़ बयान किया है कश्मीर के हवाले से, वो बहुत ज़बरदस्त है। और कश्मीर के सरबरा जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत अरसा रहे। इस टाइम कश्मीर के मामलात पर अपोजिशन और ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हुकूमत के साथ यकजा नहीं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? तो मैंने पहले आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शुरू दिन से, जब ये हुकूमत 25 जुलाई को 2018 को जब सेलेक्टेड हुकूमत आ गई, तो उस वक्त से मौलाना का यही बयानिया है कि ये हुकूमत नाजायज़ है। अब जब हुकूमत नाजायज़ है तो उनके साथ आगे चलने का उनका क्या तुक बनता है? नहीं, ये तो एक मुसलमानों का मौक़िफ़ है, अपने जो जिस सीट पर वो रहे इतना अरसा, अगर कोई दूसरी हुकूमत, अगर आपकी हुकूमत होगी तो मामला ठीक है, अगर आपकी नहीं होगी, दूसरों की होगी, तो फिर कश्मीर के मसले पे मैं आता हूँ। कश्मीर में मौलाना साहब उनके चेयरमैन रहे पहले हुकूमतों में दो, तो उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया था, आपने पहले भी सुना है, मौलाना साहब ने इन्हें वहाँ पर पार्लियामेंट में उनके जो यूरोप में गए थे, वहाँ ने मौलाना साहब ने भी अपना मौक़िफ़ मुकम्मल वाज़ेह तौर पर बयान किया है। सर आपसे जानूंगा कि अवामी नेशनल पार्टी एक मुल्कगीर पार्टी है और बादशाह खान बाबा के अफकार को लेकर चलती है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के इस झुरमट में वो PDM के प्लेटफार्म तले है, लेकिन सीट आपकी एक है पूरे पाकिस्तान में। अगर इस्तीफ़ों का मामला आएगा तो क्या मौक़िफ़ होगा आपकी पार्टी का?
ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیصلہ ہوگا اور اکثریتی پارٹیاں کریں گے یا متفقہ فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کا، اس کے تابع ہوں گے. بالکل ہمارا امیر حیدر خان ہوتی صاحب ہمارا ایم این اے صاحب ہے اور ایک ہی سیٹ سے وہ استعفیٰ دیں گے اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اجتماعی قیادت کے صلاح مشوروں سے ہوتے ہیں اور اکثریتی رائے جو ہوتی ہے وہ پریویل کرتی ہے اور اس کو مانا جاتا ہے. اگر اکثریتی فیصلہ ہو یا اجتماعی فیصلہ ہو یا اس میں متفقہ فیصلہ ہو تو امیر حیدر خان ہوتی صاحبی اور عوامی نیشنل پارٹی کے تمام جتنے بھی صوبائی ممبرز بھی ہے بلوچستان میں ہیں، یہاں پہ ہمارے صوبے میں ہیں، بالکل ہم حکومت کو بھی چھوڑیں گے بلوچستان میں اور اس طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے بھی ہم استعفیٰ دیں گے. آپ کا سر کیا موقف ہے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے جمعیت علماء اسلام لیڈ کر رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کو اس ٹائم، اور 13 دسمبر کا جلسہ غالباً حکومت کی کوشش کرونا کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ یکجا نہ ہوں. آپ کا کیا موقف ہے کہ جلسہ ہوگا؟ انشاءاللہ جلسہ تو ہوگا، کیونکہ یہ تو پہلے بھی مولانا صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کرونا کی آڑ میں اب چونکہ اپوزیشن جلسوں کا اعلان کیا تھا باقاعدہ. کرونا تو ہے نا پوری دنیا کرونا میں ہے، لیکن جس طرح ان کے اپنے عمل سے ثابت ہوتا ہے. ابھی ایک پچھلے ہفتے جو گرو نانک تھا انہوں نے وہاں پر باقاعدہ ان کی جو مذہبی امور ہمارے صاحب وہ گئے ان کے، تو وہاں پر ان کا کوئی رش نہیں تھا، وہاں نہیں جاتا کرونا، صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں جاتا ہے. تو یہی تضاد ہے. تضاد اس سے بات یہ سمجھ جا رہی ہے کہ یہ کرونا کے آڑ میں ان کو دبایا جا رہا ہے، ورنہ ایسا کرونا ہم مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں. کرونا عرض کرتا ہوں 1 منٹ، جلسے جلوس کی سیاست آپ کہتے ہیں نا، تو آپ کے استعفیٰ دیں گے اب 13 کو؟ جو ہمارا مولانا صاحب تو لیڈ کر رہے ہیں، جب وہ وہاں خود موجود ہے تو ضرور دیں گے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی؟ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلی جائے گی. آخری انشاءاللہ یہ ہتھ کنڈا ہے اور تو ہے نہیں. اگر یہ بھی ناکام ہوں گے تو پھر سر جمہوریت عام طور پر جتنے بھی شہری ہیں پاکستان میں وہ جمہوریت کی اس راگ کو جو ہے نا اکتا گئے. اس سے جمہوریت میں اکثر جو ہے نا پاکستان نے جب بھی ترقی کی ہے وہ ڈکٹیٹرانہ نظام میں کی ہے. جمہوریت میں کون سے ایسے پروجیکٹ لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام کو فائدہ ملے؟ میرے خیال میں آپ دیکھ لیں تو آپ عجیب بات کریں، ماشاء اللہ میں جتنے بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں محنت کشوں کا قانون جو ہے نا وہ 1969 میں بنا. آپ دیکھ لیں جناب ایوب خان اس انڈسٹریز ایوب خان کے دور میں بنی، ماشاء اللہ میں یہ ملک 2 لاکھ ہوا. آپ دیکھ لیں اس طرح ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں یہاں پہ دہشت گردی وہاں سے شروع ہوئے، منشیات وہاں سے شروع ہوئے، کلاشنکوف کلچر وہاں سے شروع ہوئے. جو عوامی رائے تھے اس کو دبایا گیا ہے. پاکستان کا آئین عوام کو تمام جو انسانی حقوق وہ مہیا کرتی ہے، وہ گارنٹی کرتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ میں وہ آئین سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس میں آئینی حقوق کا کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. لوگ جیلوں میں پڑتے ہیں، جلسے جلوس پر پابندی ہوتی ہے، لوگ اپنے نمائندوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو آپ ترقی میں مجھے بتائیں انہوں نے کیا ترقی کی ہے اس ملک میں؟ انہوں نے کوئی بڑے بڑے کارخانے لگائے، کوئی ڈیم دیے، کوئی بڑے روڈ دیا ہے. جتنے بھی کام ہے یہ عوامی ڈیم پہ تو سر آپ کی بات یاد آ گئی، کالا باغ ڈیم پہ این پی کی سیاست ہے ٹوٹل. این پی کی اب وہ ختم ہو گئی، اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں، اکیلے این پی کی نہیں ہے، اس صوبائی اسمبلی پختونخوا کی متفقہ 3 قرارداد ہے، بلوچستان اسمبلی کی متفقہ قرارداد ہے، سندھ اسمبلی کی متفقہ 3 قرارداد ہے. کالا باغ ڈیم کو انہوں نے مسترد کیا کیونکہ کالا باغ ڈیم ایسی جگہ پر بن رہی تھی کہ ہمارے صوبے کو سیلاب سے پھر خطرہ تھا اور سندھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے پانی بہت کم پڑ جاتا. تو اس لیے تمام ان صوبوں نے صرف اس کو فائدہ ہے، پنجاب کو فائدہ ہے کہ اگر وہ اسے اریگیشن کے لیے کینال لے کے آئے تو ان کی چولستان کی زمینیں وہ سیراب ہو جائیں گی. اس طرح کی ان کا بجلی کا جو پاور ہیڈ ہے وہاں پہ آ جائے گا تو ان کو جو نیٹ پروفٹ پاور کا جنریشن کا ان کو مل جائے گا. تو اس کے علاوہ دوسرے صوبوں کو تو خطرہ ہے. ہم نے اس کا متبادل دیا تھا نا، ہم نے کہا بشام بناؤ، داسو بناؤ، اور ہمارے صوبے میں
तकरीबन 42,000 मेगावाट बिजली आप यहाँ से मर्दान से लेके आप कोहिस्तान तक बना सकते हैं। डैम हुकूमत पाकिस्तान बना रही है, बिल्कुल, तो अच्छी बात है, बड़ी बात है। अभी स्वात मोटरवे को आप देख लेना, नवाज शरीफ की हुकूमत में स्वात मोटरवे को भी इसी हुकूमत ने बनाया है, और इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो 66% आपका पाकिस्तान 113 पे था, जो आपकी ग्रेस लिस्ट है बाहर होने के लिए, उसमें आपका 66 नंबर पर पाकिस्तान आ गया करप्शन पे। पहले करप्शन बहुत थी आप लोगों की दौरे हुकूमत में, आपने भी देख ले। मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखिए एनपी ने यहाँ पे 5 साल इस सूबे में हुकूमत की है, पीटीआई का यही रटता है कि यहाँ पे करप्शन हुई है हमारे सूबे में। हमारा वज़ीर-ए-आला साहब से लेके तमाम वज़रा, तमाम मशीर अभी भी मौजूद है। 8 साल में क्यों कोई करप्शन का एक केस भी हमारे बंदों के खिलाफ नहीं निकला? कोई एक केस भी वज़ीर-ए-आला साहब अमीर हैदर खान होती के खिलाफ, हमारे वज़रा यहाँ थे, उनके कोई खिलाफ एक केस भी बताया कि करप्शन का कोई निकला हो, उन्हें करप्शन की है। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा था, और झूठा प्रोपेगेंडा भी इसलिए किया गया था कि अभी देखे, अभी मौलाना साहब के खिलाफ, दुरानी साहब के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हो रहे हैं। तो अगर कोई केस हो तो लाए ना, लाए हमारे खिलाफ केस करे अदालतों में। हम तो कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड प्लेटफार्म आपका एक साथ है, अक्रॉस द बोर्ड करे एहतसाब, बिला तफरीक करे, हर किसी के खिलाफ आपका प्लेटफार्म एक साथ है पीडीएम में। वो ना आप बताएं कि इस हुकूमत में अमन अमान की जो सूरत हाल आया, इससे पहले बेहतर थी ऐसी? आप पिछले दौर देखे दहशतगर्दी मौलाना सर, असल में ये बात है कि हम तो कहते यही है कि हुकूमत इनकी अपनी नहीं है, ये तो आई है ये एजेंसों वाली। पहले भी जो नहीं, अब कितना अमन है जगह जगह, पहले भी हालात बनाए गए थे, ऐसा नहीं था। अच्छा, इतना वो नहीं था। आप देख ले, अगर आप देख ले, जब अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत नहीं थी, आपको पता है मलकन डिवीजन पर तालिबान या दहशतगर्दों का कब्जा था। तालिबान तो खुद को कह रहे थे, लेकिन वो थे। मौलाना साहब ने खुद कहा कि अगर आप मुनीर में इसको मना नहीं करेंगे तो दूसरे दिन इस्लामाबाद में होंगे, आपने उस बयान सुना होगा। इस तरह जुनूबी अजला के बहुत सारे जिलों इलाकों पर उसका कब्जा था। मर्दान में हमारे कुछ इलाकों में ये लोग आए थे, तो अवामी नेशनल पार्टी ने पार्लियामेंट से इजाज़त लेके, तमाम पार्लियामेंट ने इजाज़त दी, ऑपरेशन शुरू, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू मलकन डिवीजन में। तो मलकन डिवीजन तो उसको क्लियर हुआ। इस तरह हमारे बहुत सारे इलाके क्लियर हुए। एजेंसियों में आपको पता है कि शुमाली वज़ीरिस्तान और अगज़े और कुर्ब के अलावा तमाम इलाके क्लियर हुए, लेकिन उस वक्त उसी इलाकों में उनके मराकज़ थे। तो दहशतगर्दी और थी, दहशतगर्दी अब भी होती है। APS अवामी नेशनल पार्टी के दौर में नहीं हुआ है, इस तरह की बाचाखा यूनिवर्सिटी के अवामी नेशनल पार्टी के दौर में नहीं हुआ है। अभी जो पेशावर में मदरसे में धमाके हुए अवामी नेशनल पार्टी के दौर में तो नहीं हुआ है। इस तरह कॉलेजों में, इस तरह बाज़ारों में बहुत सारे, अभी मर्दान की खचरों में जो धमाका हुआ था तो उस वक्त नहीं हुआ था। अभी जो मर्दान में यहाँ भी हुआ है इसमें बाज़ार में, तो अवामी नेशनल पार्टी का इस तरह बहुत सारे धमाके अब भी हो रहे हैं। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने अपने सूबे को दहशतगर्द छुड़ाया है। आप देख ले, और दहशतगर्द जो यहाँ पे थे और अभी अफगानिस्तान में है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि दहशतगर्द यहाँ पे हो, दहशतगर्द अफगानिस्तान में हो, दोनों अच्छे नहीं है। हम तो कहते अमन की बात करते हैं कि अमन यहाँ पे कायम हो, सारे लोगों के साथ बातचीत करो, बातचीत के जरिए लाओ। लेकिन अमन सबसे अच्छी बात है कि हमारे इलाकों में तब भी तरक्की होगी, तभी हम सीधा रास्ते पर होंगे जब यहाँ पे अमन हो। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा दोबारा और मुख्तसर उस टाइम फिर बात करेंगे, आपके हलकों के हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद अली शाह साहब से मैं दरियाफ्त करूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि इन जलसे जुलूसों पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना जलसे जुलूसों से हुकूमत जा सकती है और ना जाएगी, हुकूमत अपना वक्त पूरी करेगी। शिबली फराज भी कहते हैं, जो तर्जुमान हैं हुकूमत के, वो भी कहते हैं कि वक्त 5 साल हम पूरे करेंगे, इलेक्टेड हुकूमत है और हमारे दौर में तब्दीली आकर रहेगी। आप क्या कहते हैं? तो ये तो निज़ाम साहब का सिर्फ कहते नहीं जाएगी, दावे को हद तक है, दावों के हद तक। वो तो दावे करते हैं, उन्होंने पहले ही दावा किया था कंट्री पे खड़े होकर कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो 2019 में उन्होंने बेरोज़गारी 15.80 मिलियन बेरोज़गार अफराद की शरह है। 2020 में अभी 16.65 मिलियन ये उनकी बेरोज़गारी का शरह है।
اور اس طرح مہنگائی کا جو شرح ہے 117% یہ ٹماٹر مہنگے ہوئے، 64% آلو مہنگا ہوا ہے، اس طرح 40% یہ دال ہے. وہ تو اپنی بات کی یوٹن لیتا ہے، تو یہ بھی ان کا انشاءاللہ یوٹن ہی ثابت ہوگا. آپ کے حلقے میں میرا خیال یہ ہے کہ کام بہت زیادہ ہوئے ہیں، آپ اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ تو ہم تو صرف عاطف خان نے جو کام کیے ہیں، تو چونکہ وہ منسٹر رہے ہیں، بہت کام رہے ہیں، ہم ان کے جو کام ہے انہوں نے کیے ہیں، ہم ان کو بالکل فیسلیٹ کرتے ہیں، ان کی وہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیے ہیں، لیکن جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے. ایسی کیا چیز کرنی چاہیے تھی ان کو؟ وہ تو منسٹر تھے، تعلیمی اعتبار سے انہوں نے بہت کمی انہوں نے کیے ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں پہلے وہ ملکی لیول پر بات کرتی ہیں، پھر وہ علاقائی صوبائی لیول پر بات کرتی ہے اور عوام کے سامنے اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جب کوئی جیتتا ہے تو صرف حلقے تک محدود ہو جاتے ہیں. آپ چونکہ PK51 سے تعلق رکھتے ہیں اور الیکشن 2018 ہوا، آپ نے 18,533 ووٹ لیے، اور PTI کے کینڈیڈیٹ جو ابھی MP ہیں امیر فرزند خان، انہوں نے 19,460 ووٹ لیے. یہ تھوڑا سا جو ڈیفرنس ہے 500-600 ووٹ کا، کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ اگر یہ تھوڑا سا آپ تیز نکلتے تو ابھی آپ ہوتے وہاں پر. میں تو تیز نکلوں گا. آپ دیکھ لیں اتنا، اس کا جو بھائی تھا ندا خان، وہ منسٹر بھی رہا تھا اور سیاسی بندہ بھی تھا، اور اس نے 8,000 ووٹ لیے تھے اپنے حلقے میں، اور اس نے 19,000 لیے تھے، اور جو اس وقت جیتا تھا اس نے 13,000 لیے تھے. ابھی دیکھ لے، جو جیتا تھا اس 13,000 پر، جو ہارا تھا 8,000 پر. ابھی میں نے 18,533 ووٹ لیے، پھر میں ہارا ہوں، اور اس نے بھی 19,000 لے لیے. تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتنے ووٹ اس حلقے میں کہاں سے آ گئے، اتنے رجسٹریشن اتنی ووٹوں کی نہیں ہوئی ہے، ووٹ کس طرح پول ہو گئے. تو انہوں نے اس کے لیے زیادہ تھا نا، اس کے لیے نہیں، ٹرن آؤٹ زیادہ نہیں تھا. ٹرن آؤٹ جو کہہ رہے ہیں نا، ابھی دیکھ لیں پاکستان میں 10 کروڑ ووٹ تھے. حکومت نے جو الیکشن کمیشن نے جو چھپوائے تھے وہ 22 کروڑ چھپوائے تھے. اس لیے چھپوائے تھے 22 کروڑ کو جو دھاندلی کرنی تھی اس کے لیے زیادہ ووٹ چھپوائے تھے. تو اس زیادہ ووٹ میرے اس میں بھی ڈالے گئے ہیں، مخالف کو بھی ڈالے گئے ہیں، اور اس لیے اس کے ووٹ 19,000 ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، آپ نے ترقیاتی کاموں کی بات کی ہے. مردان کی بڑی بدقسمتی ہے. آپ اپنے حلقے سے مطمئن اس ٹائم یہ بتائیں، آپ کے حلقے میں کام صحیح ہو رہا ہے؟ میں بتاؤں جو ہم نے کام کیا، اس کے علاوہ مجھے کام بتائے کیا کام وہاں پہ ہوا ہے. لیکن ابھی میں ایک اور سر آپ کے لیے میں آپ خود بتا دیں، ایک کام مجھے بتا دیں. میں پوچھوں گا کہ ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے، اب آپ سے میں اس کے بات کروں گا کہ ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کے ناظم اعلیٰ احتشام خان رہے اور آپ ناظم اعلیٰ رہے، دونوں جو ان کے پاس تو بہت قلیل وقت تھا، آپ کے پاس تو بہت ٹائم تھا اور آپ نے بہت عرصہ جو نظامت کی. دونوں میں آپ کو کیا فرق محسوس ہو رہا؟ حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں جو عوام کے حالات ہیں، عوامی حالات ویسے ہیں، عوامی حالات چینج نہیں ہوتے پاکستان میں. ہم نے مردان میں شکر الحمدللہ بہت بڑا کام کیا ہے. جب میں ناظم تھا پہلے دفعہ 2005 میں، تو جتنے بھی ہم مردان میں بڑے بڑے کام دیکھتے ہیں جو کہ امیر حیدر خانوتی صاحب نے پھر مکمل کروائے، اس میں آپ یونیورسٹی دیکھ لیں، ایگریکلچر یونیورسٹی دیکھ لیں، انجینئرنگ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ دیکھ لیں رنگ روڈ کا، کالجز کا، اسکولز کا، یہ بڑا نیٹ ورک روڈز کا. تو یہ سارا میرا ویژن تھا. اس سارے جتنے بھی پروجیکٹ میں نے تیار کیے اور عوامی پارٹی کی حکومت میں ہم نے پائے تکمیل تک پہنچائے. لیکن ابھی دیکھ لیں آپ، اس میں بہت سارے کام اب بھی رہ گئے میگا پروجیکٹس میں. DHQ ہاسپٹل آپ کا 2013 سے ابھی آپ دیکھ لیں نامکمل پڑا ہے. بادشاہ خان میڈیکل کالج نامکمل پڑا ہے. عبدالخیر یونیورسٹی کے 2 فیز ختم کیے، 9 ارب روپے کے، وہ واپس پیسے چلے گئے ہیں. اس طرح ایگریکلچر یونیورسٹی کا پروجیکٹ ادھورا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی کا ادھورا ہے. اس طرح امیر محمد خان میگا پارک وہ ادھورا ہے. آپ نے اس کی بات کی عاطف خان کے اپنے حلقے میں آپ دیکھ لیں گڑی دولت زے میں
REC को अधूरा छोड़ा गया, जिस तरह आवामी नेशनल पार्टी के जितने भी काम होते हैं उसके अलावा आप बख्शाली में देख ले, सावलडेर में देख ले, खजाना डेयरी में देख ले, इस तरह आप एजुकेशन में बहुत सारे कॉलेज और स्कूल देख ले, उसको अधूरा छोड़ा गया है, उस पर काम नहीं हुआ है। अब देख ले मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में जो टीचर बेनज़ीर भुट्टो शहीद चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उसमें बच्चों की 11 स्पेशलिटीज़ उसमें है, लेकिन उस अस्पताल को अधूरा छोड़ा गया है। बिल्डिंग बन गई है लेकिन अधूरा है। DHQ अस्पताल इतने बड़े बिल्डिंग बने हैं लेकिन वो अधूरे रह गए हैं, अभी फाइनल नहीं हो रहे। इस तरह मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स का स्पेशलिटीज़ ब्लॉक जो था फेज़ 3 उसको ख़त्म किया गया है। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था उसको ADP से निकाला गया, उसके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया गया, जो एडवर्टाइजमेंट भी हुआ था उसका इश्तिहार भी हुआ था। इस तरह पैराप्लेजिक सेंटर, एरनम अस्पताल, 2 एरनम जैसा कैंसर वाला अस्पताल, इस तरह 2 नर्सिंग कॉलेजेस, एक लड़कियों का एक लड़कों का, वो मनसूबा ख़त्म किया गया है। स्पोर्ट कम्प्लेक्स मेडिकल कॉलेज का मनसूबा ख़त्म किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेडिकल कॉलेज, बादशाह मेडिकल कॉलेज, ऐसा ख़त्म किया गया है। इस तरह बहुत सारे मनसूबों को इन्होंने ख़त्म किया है। मेरे ख्याल में अगर आप अपने फोरम से भी और तमाम जर्नलिस्ट भी, तमाम आवाम भी मर्दान के जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट है उसके लिए आवाज़ उठाए। रिंग रोड को आप देख ले, एक हिस्सा उसका अभी ख़त्म किया गया, एक हिस्सा बना लेकिन दूसरा नहीं बना रहे। इस तरह आप देख ले बेजी इरीगेशन स्कीम का, बेजी इरीगेशन स्कीम से 50,000 जरीब का रकबा जो है वो सैराब आ गया है, लेकिन उसके जो वाटर कोर्सेज के 64 करोड़ रुपए थे वो परवेज़ खटक की हुकूमत में वहाँ उसी वक्त वापस हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में मर्दान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है इस हुकूमत में। हम तमाम नुमाइंदों को, जो जिस भी पार्टी का है, PTI के नुमाइंदों से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि वो असम्बली फ्लोर पर ये बातें उठाए और मर्दान के जितने भी अधूरे मनसूबे जो कि 2013 में मुकम्मल होने थे, 2014 में मुकम्मल होने थे, लेकिन अभी 2020 से मुकम्मल नहीं हुए, उसको मुकम्मल कराएं। अच्छा, मैं अब आपसे आखिर में मैं पूछूंगा मौलाना मोहम्मद रिशाद साहब कि जब भी हुकूमत में इंसान होता है तो आवाम याद नहीं रहती, लेकिन जब वो अपोजिशन में चले जाता है तो आवाम याद आती है। मुझे अब आप भी हुकूमत में रहे, अवामी नेशनल पार्टी भी हुकूमत में रही, जमीयत उलमा इस्लाम भी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, PTI भी हुकूमत में है। आवाम की हालत कब बदलेगी? तो दिन ब दिन पिसती जा रही है। 2002 में यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट रही है मुत्तहिदा ये MMA की, तो उसमें जो हमारे 2002 से 2008 तक 2003 से जो हमारी हुकूमत रही उसमें हमारी पॉलिसियाँ उस वक्त तकरीबन 150 अरब इनकम ये हमने सूबे को दिया है। ये हमारे वज़ीर आला साहब अकरम खान दुरानी साहब उस वक्त 2003 में यानी वहाँ बड़े कंपनियों को लाया, ये गुरगुरे जो गैस था, तो 37 अरब उससे उस वक्त 2003 और 4 में 37 अरब इनकम वहाँ से आ रहा। अभी उन्होंने ज़िक्र किया मलकन 3 से तकरीबन 81 मेगावाट ये बिजली हमारे हुकूमत में बनी है, और इससे 50,000 एकड़ ज़मीन जो बैज़ी इरीगेशन का स्कीम है ये उससे अभी सैराब होती है। आपकी खातून रुकन है मेरा ख्याल ये कि नईमा किश्वर नाम है क्या, उनके भी प्रोजेक्ट अभी तक चल रहे हैं? अभी भी उनके गैस प्रोजेक्ट चल रही है ना, 55 मेरे ख्याल में 55 किलोमीटर गैस अभी भी चल रहा है, बहुत उनके प्रोजेक्ट। अभी उसके अलावा 110 अरब रुपया ये बिजली के मद में हमने वहाँ से लाए, 150 अरब हमने सूबे को इनकम दिया। उस वक्त तकरीबन 16 अरब मखरूज था हमारा सूबा, 8 अरब हमने वफाक को वापस किए। फिर उसके बाद NP की गवर्नमेंट आई, उसके हमारे बाद अक्सर मंसूबे हमारे गवर्नमेंट के थे, फिर उन्होंने मुकम्मल किए NP वाले ने। तकरीबन 105 डिग्री कॉलेज हमने बनाए हमारे हुकूमत में, 105 डिग्री कॉलेज बने। इस तरह 4 यूनिवर्सिटियाँ बड़ी बनी। तो ये हमारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि हमने कोई नहीं किया, हमने ऐसा आवाम को रिलीफ दिया। ये जो शहीद पैकेज है ये हमारे हुकूमत की खुशकिस्मती आपकी माशाल्लाह, लोगों का फिर रुझान आपकी तरफ। सर मुख्तसर आप बताइए कि अगर हुकूमत नहीं जाती आपकी इस स्ट्रगल के बाद और सदारती तरफ चली जाती है, या हुकूमत कोई ऐसा एक्शन उठाती है कि वो सब कुछ डिज़ॉल्व कर दे, फिर इस तरह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब व वज़ीर आला के पास इख्तियारात है कि वो अपनी असम्बली डिज़ोल्यूशन के लिए
صدر کو ایڈوائز کرے اور صدر ان پر ایکشن لے کر اسمبلی ڈیزالو کرے. یہ تو اگر عمران خان صاحب کرتے تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر حکومت ڈیزالو نہیں ہوتی ہے تو پھر بھی ہماری جدوجہد جاری رہے گی حکومت کے خاتمے تک. اس کے علاوہ آپ نے کہ صدارتی نظام کی طرف بات چلے. دیکھو صدارتی نظام کے لیے آپ کو آئین بدلنا ہوگا. ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے میجورٹی ہے, بدل سکتے فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی, نہیں میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے, اس میں کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے قومی اسمبلی, اور سینٹ میں 2/3 میجارٹی پارلیمنٹ سے ہونی چاہیے. تو 2/3 میجارٹی اب اس کے ان کے پاس تو ابھی سینٹ میں سمپل میجارٹی, سینٹ کے الیکشن کا انتظار ہے. اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی 2/3 میجارٹی ان کے پاس نہیں آئے گی, کیونکہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس سمپل میجارٹی ہے, اور اس طرح سینٹ میں بھی ان کے ساتھ سمپل میجارٹی آ جائے گی, 2/3 میجارٹی نہیں آئے گی. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ آئین کو بدلنا ہے, اور پھر یہی اس آئین نے, پاکستان کے آئین نے, 1973 کے آئین نے پاکستان کو جوڑا ہے, پاکستان کی وفاقیت دی ہے. تو اگر اس طرح کی اس آئین کو کوئی بدلے گا, صدارتی نظام لائے گا, تو پاکستان کے خلاف سازش ہوگا, اور میرے خیال میں چھوٹے صوبوں کے اور بھی محرومی بڑھ جائے گی. اور جس طرح کے بلوچستان کے حالات ہے تو سندھ اور ہمارے صوبے پختونخوا میں خدا نخواستہ کے طرح یہاں بھی بنے. تھینک یو سر. محمد علی شاہ حقانی صاحب, آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے, اور محترم حمایت اللہ معیار صاحب, سابق ممبر قومی اسمبلی, سابق ناظم اعلیٰ مردان, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پروگرام سچ کا آئینہ میں آج ہمارے پاس یہ موجودین تشریف لائے, ان کی باتیں آپ نے سنی. انشاءاللہ آپ نے اگلے پروگرام کے ساتھ پھر دیگر مہمان جو موجودین ہیں, دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں یا حکومتی پارٹی کے, وہ تشریف لائیں گے, ان کی جو باتیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک اپنے ہوسٹ لطیف خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السودیہ واشنگ پاؤڈر اپنے نئے اور طاقتور فارمولے کی وجہ سے کپڑوں میں لائے چمکدار صفائی, رنگدار کپڑوں کی حفاظت اور خوشبودار صفائی کے لیے کیمل برانڈ السودیہ واشنگ پاؤڈر ہی استعمال کریں. اصلی السودیہ واشنگ پاؤڈر کی پہچان الحسین سوپ اینڈ کیمیکل فیکٹری اور موبائل نمبر دیکھ کر خریدیں. تیار کردہ الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری, کارٹلنگ, ضلع مردان.